राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, चलिए जानते हैं। राष्ट्रीय हित जो है विदेश नीति का एक मुख्य आयाम होता है। विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी राष्ट्रीय हित की अवधारणा का विशिष्ट महत्व है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है इसमें भी राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट का जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उसका एक खास इम्पोर्टेंस है, ठीक है, विशेष महत्व है। यह विदेश नीति का प्राण तत्व है। राष्ट्रीय हित जो है विदेश नीति का प्राण तत्व है, क्योंकि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही विदेश नीति का निर्माण कोई भी देश करती है। विदेश नीति की सफलता और असफलता का मूल्यांकन राष्ट्रीय हित के परिप्रेक्ष्य में ही किया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय हित की साधना होगी तभी विदेश नीति सफल होगी। यदि राष्ट्रीय हित प्राप्त नहीं किया जा सकेगा तो वह विदेश नीति भी असफल हो जाएगी, ठीक है। यदि विदेश नीति राष्ट्रीय हित का रक्षण करने में सफल होती है तो उसे सफल विदेश नीति कहा जाता है, और यदि वह राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं कर पाती तो उसे असफल विदेश नीति कहा जाता है। मॉर्गेनथाउ के राजनीतिक दर्शन का मुख्य तत्व है राष्ट्रीय हित की प्रधानता। क्या है? राष्ट्रीय हित की प्रधानता मॉर्गेनथाउ की राजनीतिक दर्शन की मुख्य तत्व है। मॉर्गेनथाउ ने राष्ट्रीय हित को शक्ति कहकर पुकारा है। मॉर्गेनथाउ ने नेशनल इंटरेस्ट को पावर यानी शक्ति कहकर पुकारा है। राष्ट्रीय हित अभिप्राय, नेशनल इंटरेस्ट मीनिंग। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले सभी देश अपने कार्यों का संचालन जिस नीति और सिद्धांत के आधार पर करते हैं उसे राष्ट्रीय हित कहा जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भाग लेने वाले सभी देश जो है अपने कार्यों को करने के लिए जिस पॉलिसी का, जिस सिद्धांत के आधार पर करते हैं उसी को राष्ट्रीय हित कहा जाता है। यह राष्ट्रीय हित किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला होता है। दिसंबर 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में भाषण देते हुए कहा था, किसी भी देश की विदेश नीति का आधार उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है। भारत की विदेश नीति का ध्येय इसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा है। भारत की विदेश नीति का ध्येय क्या है? इसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा। राष्ट्रीय हित एक बड़ा, लचकीला तथा व्यापक शब्द है। राष्ट्रीय हित एक बड़ा ही लचीला और व्यापक शब्द है। प्रत्येक देश का राष्ट्रीय हित उसकी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। प्रत्येक देश यानी हर एक देश का राष्ट्रीय हित जो है, नेशनल इंटरेस्ट, उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनकी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग होता है। यह भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों से निर्धारित होता है। प्रत्येक देश के आर्थिक तथा सैनिक तत्व, उसकी प्राचीन परंपराएं, आचार प्रसार, रीति रिवाज, धार्मिक, दार्शनिक, सामाजिक विचारधाराएं और विश्वास राष्ट्रीय हित के निर्माण में भाग लेते हैं। इन्हीं के आधार पर प्रत्येक देश के व्यक्ति और शासक कुछ विशेष बातों को अपने राष्ट्रीय हित की दृष्टि से आवश्यक और उपयोगी समझते हैं और इनके आधार पर अपनी विदेश नीति का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट की अवधारणा जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही अस्पष्ट है, इसलिए इसकी परिभाषा करना कठिन कार्य है। रेमा आरो के अनुसार राष्ट्रीय हित की अवधारणा इतनी अस्पष्ट है कि यह अर्थहीन ही है या इसे अधिक से अधिक एक दिखावे की धारणा कहा जा सकता है। चार्ल्स लर्च तथा अब्दुल सईद के अनुसार व्यापक, दीर्घकालीन और सतत उद्देश्य जिसकी सिद्धि के लिए राज्य, राष्ट्र और सरकार में सब अपने को प्रयत्न करता हुआ पाते हैं, राष्ट्रीय हित है। वॉन डिक के अनुसार राष्ट्रीय हित की परिभाषा एक ऐसी चीज के रूप में की जा सकती है जिसकी रक्षा या उपलब्धि
राज्य एक दूसरे के मुकाबले में करना चाहते हैं। राष्ट्रीय हित प्रभुत्व संपन्न राज्य की अभिलाषाएं है जिसे वह अन्य राष्ट्रों के संदर्भ में प्राप्त करना चाहते हैं। अन्य राज्यों के मुकाबले में एक राज्य जो अभिलाषाएं रखता है वे मोटे तौर से विदेश नीति के ध्येय होते हैं और इन ध्येयों को ही राष्ट्रीय हित के नाम से पुकारा जाता है। विदेश नीति के इन ध्येयों को लक्ष्य और उद्देश्य गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है। विदेश नीति के लक्ष्य दीर्घकालिक हित है जबकि उद्देश्य केवल तात्कालिक या अल्पकालीन होते हैं। यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि क्या राष्ट्रीय हित विदेश नीति का उद्देश्य है अथवा मूल्य। ठीक है, यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि नेशनल इंटरेस्ट जो है विदेश नीति का, फॉरेन पॉलिसी का उद्देश्य है या फिर मूल्य है। जो विचारक राष्ट्रीय हित को उद्देश्य मानते हैं उनके अनुसार यह यानी कि राष्ट्रीय हित स्थायी, अपरिवर्तित तथा शक्ति से जुड़ी हुई अवधारणा है और जो विचारक राष्ट्रीय हित को मूल्यपरक अवधारणा मानते हैं उनके अनुसार यह शक्ति के अतिरिक्त पावर के अलावा मूल्यों से जुड़ी हुई अवधारणा है। पैडफोर्ड और लिंकन के अनुसार राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई है। ये मूल्य है राष्ट्र का कल्याण, उसके राजनीतिक विश्वासों का संरक्षण, राष्ट्रीय जीवन पद्धति, क्षेत्रीय अखंडता तथा सीमाओं की सुरक्षा। कभी कभी राष्ट्रीय हित शब्द का प्रयोग लक्ष्यों के विश्लेषण के लिए भी किया जाता है, फलतः इसके अर्थ में अस्पष्टता का बोध होता है। पॉल सीबरी ने इसे अस्पष्टता को व्यक्त करते हुए बताया है कि राष्ट्रीय हित शब्दावली का प्रयोग कम से कम 3 अर्थों में होता है। पहला, राष्ट्रीय हित के विचार में भविष्य में प्राप्त होने वाले ऐसे आदर्श लक्ष्य सन्निहित है जिन्हें कोई राष्ट्र अपनी विदेश नीति के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है। इसे राष्ट्र हित की आदर्श परक नागरिक धारणा, नॉर्मेटिव सिविक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा, राष्ट्र हित का अन्य महत्वपूर्ण अर्थ वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव है। इस अर्थ में राष्ट्रीय हित का अर्थ उन लक्ष्यों से है जिन्हें कोई भी राष्ट्र निरंतर अपने नेतृत्व के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस अर्थ में राष्ट्रीय हित कोई आध्यात्मिक वस्तु नहीं है परंतु यथार्थपरक है। तीसरे अर्थ में राष्ट्रीय हित से अभिप्राय उन लक्ष्यों से है जिन्हें किसी राष्ट्र के कर्णधार स्वीकार करते हो। जोसेफ फ्रैंकल ने अपनी पुस्तक नेशनल इंटरेस्ट में राष्ट्रीय हित की व्याख्या राष्ट्र की आकांक्षाओं, विदेश नीति के क्रियात्मक, व्याख्यात्मक तथा विवादों का निरूपण करने वाले तत्व के रूप में की है। राष्ट्रीय हित के प्रकार, काइंड्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। थॉमस रॉबिन्स ने राष्ट्रीय हित के विभिन्न प्रकार को 6 भागों में बांटा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है कि थॉमस रॉबिन्स ने राष्ट्रीय हित को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है, याद रखें। प्रथम कोटि के हित, प्राइमरी इंटरेस्ट। प्राइमरी इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो किसी राष्ट्र के लिए सर्वाधिक महत्व रखते हैं और जिनकी रक्षा के लिए राज्य बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए सदा तैयार रहता है। इस प्रकार का सबसे बड़ा हित राष्ट्र की सुरक्षा है। गौण हित यानी सेकेंडरी इंटरेस्ट। राष्ट्रीय हित का सेकेंडरी इंटरेस्ट जो प्रकार है गौण हित, ये वे हित है जो प्राथमिक हितों से कम महत्व रखते हैं फिर भी राज्य की सत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस वर्ग के हितों के उदाहरण हैं विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा तथा इस बात को सुनिश्चित बनाना कि विदेशों में अपने देश के राजदूतों की राजनयिक उन्मुक्तियों, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज की तथा नागरिकों के हितों की रक्षा की जाए। राष्ट्रीय हित का तीसरा प्रकार है नेशनल
नेशनल इंटरेस्ट राष्ट्रीय हित का तीसरा प्रकार है स्थायी हित परमानेंट इंटरेस्ट। ये राज्य के लगभग सदैव बने रहने वाले दीर्घकालीन लक्ष्य एवं प्रयोजन होते हैं। इनका एक सुंदर उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों तथा विदेशी व्यापार की रक्षा के लिए महासमुद्रों में नौचालन की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बनाए रखना है। भारत का इस प्रकार का प्रयोजन देश का शांतिपूर्ण आर्थिक विकास करना है। राष्ट्रीय हित का चौथा प्रकार है परिवर्तनशील हित वेरिएबल इंटरेस्ट। ये राष्ट्र के ऐसे हित हैं जिन्हें कोई राष्ट्र किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक समझता है। ऐसे हित प्रथम एवं द्वितीय कोटि से प्रायः भिन्न होते हैं। यह लोकमत तथा विभिन्न व्यक्तियों के विचारों से प्रभावित होते हैं। राष्ट्रीय हित का पांचवा प्रकार है सामान्य हित कॉमन इंटरेस्ट। सामान्य हित वे परिस्थितियां होती हैं जो उस देश को सामान्य रूप से अथवा आर्थिक व्यापारिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने वाली होती है। ग्रेट ब्रिटेन के लिए यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना इसी प्रकार का सामान्य हित था। राष्ट्रीय हित का छठा प्रकार है विशिष्ट हित स्पेसिफिक इंटरेस्ट। ये सामान्य हितों से उत्पन्न होते हैं और उनके साथ गहरा संबंध रखते हैं। जैसे यूरोप में शक्ति संतुलन को बनाए रखना ब्रिटेन का सामान्य हित था, किंतु इस हित को बनाए रखने के लिए यह भी जरूरी था कि ब्रिटिश द्वीप समूह के सामने इंग्लिश चैनल के उस पार बेल्जियम और हॉलैंड के प्रदेशों में यूरोप की किसी महाशक्ति का अधिकार ना हो। यदि नेपोलियन और हिटलर जैसा कोई सेनापति इस प्रदेश पर अधिकार कर ले तो यहाँ से इंग्लैंड पर हमला करने की और उसे जीतने की योजना बना सकता था। दोनों ने ही ऐसा प्रयास किया था। अतः ब्रिटेन का सदैव यह प्रयत्न रहता है कि बेल्जियम सदैव तटस्थ बना रहे और इस पर यूरोप की किसी महाशक्ति का प्रभुत्व स्थापित ना हो। इस कारण यह ब्रिटेन का विशिष्ट हित था। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि विभिन्न राष्ट्र जो होते हैं, देश जो होते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनका हित जो है अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए ब्रिटेन का ये हित था विशिष्ट हित। रॉबिन्स ने उपयुक्त 6 प्रकार के हितों के अतिरिक्त 3 प्रकार के अन्य अंतर्राष्ट्रीय हितों इंटरनेशनल इंटरेस्ट का भी वर्णन किया है। इसमें पहला समान हित आइडेंटिकल इंटरेस्ट है। इनका आशय ऐसे हितों से है सामान्य हित का जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए तुल्य रूप में लाभदायक और उपयोगी हो। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही यह चाह रहे थे कि यूरोप पर सोवियत संघ या किसी एक महाशक्ति का आधिपत्य ना हो। दूसरे प्रकार के हित पूरक हित कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट समान न होते हुए भी 2 देशों में कुछ विशेष प्रश्नों पर समझौतों का आधार बन सकते हैं। जैसे ब्रिटेन और पुर्तगाल के हित। ब्रिटेन को पुर्तगाल के साथ मैत्री बनाए रखने में और उसे स्वतंत्र बनाए रखने में यह लाभ था कि इसके द्वारा वह स्पेन की शक्ति पर नियंत्रण रख सकता था और महासागर में अपनी शक्ति का पूरा विस्तार कर सकता था। इस प्रकार पुर्तगाल को भी ब्रिटेन के साथ संबंध बनाए रखने और उसकी समुद्री प्रभुता को सुस्थिर बनाने में यह बड़ा लाभ था कि वह स्पेन से संभावित प्रभुत्व से सुरक्षा प्राप्त कर सकता था। तीसरे प्रकार के हित परस्पर विरोधी हित कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट यानी विरोधी हित जो है ये प्रायः 2 देशों में संघर्ष का कारण बनते हैं। जम्मू कश्मीर का भारत में वैध रूप से विलय हो जाने से यह भारत का अंग है। पाकिस्तान इसे अपने राज्य का अंग बनाना चाहता है। इसके लिए वह 3 बार भारत से विफल सैनिक संघर्ष भी कर चुका है। यह दोनों परस्पर विरोधी हित है। ठीक है, यानी ये एक दूसरे के विरोध का हित है। दोनों ही अपने देश के अंदर कश्मीर को लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये परस्पर विरोधी हित है। वस्तुतः राष्ट्रीय हित 2 प्रकार के हैं, मार्मिक और अमार्मिक राष्ट्रीय हित अथवा दीर्घकालीन एवं तत्कालीन राष्ट्रीय हित। मार्मिक या दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित किसी राष्ट्र के मूलभूत और अत्यंत महत्वपूर्ण हित है। यह किसी राज्य के वे हित है
जिन पर राज्य कोई भी रियायत करने को तैयार ना हो और जिनकी रक्षा के लिए वह जरूरत पड़ने पर युद्ध करने को भी तैयार हो सकता है। किसी देश का मार्मिक हित इतना बुनियादी समझा जाता है कि अक्सर इसे अस्थायी और दीर्घकालीन समझा जाता है। राष्ट्रीय हित के अन्य सब पहलू इसके सामने गौण समझे जाते हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वाधीनता और अखंडता की रक्षा आदि प्रमुख है। राज्य के मूलभूत उद्देश्य बाहरी शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करना तथा आंतरिक क्षेत्र में सुव्यवस्था स्थापित रखना माने गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में विदेश नीति निर्धारक पारस्परिक सुरक्षा संधियों में सम्मिलित होते हैं, संभावित शत्रु देश के विरुद्ध संधि व्यवस्था गठित करते हैं, उनकी कूटनीतिक घेराबंदी करने के प्रयत्न करते हैं तथा उनके देशों के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संबंध जोड़कर या सुदृढ़ करके उन्हें अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने एवं बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध काल तक गुप्त सुरक्षा संधियों की व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा की सर्वप्रमुख तथा मान्य उपकरण थी। ये संधियां कितनी गुप्त रखी जाती थी, इसका अनुमान इसी से किया जा सकता है कि त्रिदलीय संधि, द्विदलीय संधि अथवा त्रिदलीय समझौते का पता संबद्ध देशों के कतिपय सर्वोच्च नीति निर्धारकों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी नहीं रहता था। याल्टा शिखर सम्मेलन के कई निर्णय राष्ट्रपति ट्रूमैन को पद ग्रहण करने के बाद ही मालूम हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने और संघ नाटो सैटो रायो ने गुड रायो संधि संगठन की स्थापना की। इसके अतिरिक्त कई देशों के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा संधियां संपन्न की। भारत ने गुटनिरपेक्ष होते हुए भी सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष की मैत्री संधि 1971 में की थी। जो हित मार्मिक नहीं होते वो तात्कालिक महत्व के गौण हित होते हैं और इनके लिए गौण हित के लिए कोई राज्य युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। उन्हें अमार्मिक एवं अस्थायी स्वरूप के राष्ट्रीय हित कहते हैं। ऐसे गौण हित जनता का भौतिक कल्याण, प्रतिष्ठा की रक्षा, विचारधारा का प्रसार, व्यापार की वृद्धि या फिर संस्कृति का प्रसार आदि है। मॉर्गेनथाउ ने राष्ट्रीय हित की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं की है। उन्होंने तो केवल यह कहा है कि राष्ट्रीय हित का अर्थ अत्यधिक व्यापक है और उसका स्वरूप उन बहुत से सांस्कृतिक तत्वों पर निर्भर है जिनके अंतर्गत किसी राज्य की विदेश नीति निर्धारित की जाती है। उन्होंने राष्ट्रीय हित के दो मुख्य पक्ष बताए हैं। एक है स्थिर, स्थायी अथवा आवश्यक और दूसरा है अस्थिर, अस्थायी अथवा अनित्य। स्थिर पक्ष वह है जो प्रत्येक देश के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो और अस्थिर पक्ष वह है जिसका स्वरूप प्रत्येक देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता हो। राष्ट्र की अस्तित्व रक्षा राष्ट्रीय हित की न्यूनतम आवश्यकता है और इसलिए यह तार्किक रूप में वांछनीय है। राष्ट्रीय हित के अस्थायी पक्ष का स्वरूप पहचानना अत्यंत कठिन है, चूँकि लोकमत, सरकार एवं राजनीतिक नैतिक प्राथमिकताओं में परिवर्तन होने के साथ साथ राष्ट्र के अस्थायी पहलू में भी परिवर्तन होता रहता है। फिर भी राष्ट्रीय हित के स्थायी तत्व अस्थिर तत्वों का स्वरूप निर्धारित करते हैं। विदेश नीति का प्रमुख कार्य यह है कि वह समय समय पर राष्ट्रीय हित के अस्थिर तत्वों को स्पष्ट करती रहे और स्थिर एवं अस्थिर तत्वों में सामंजस्य बिठाए रखे। राष्ट्रीय हित एक गतिशील धारणा है, यह कोई स्थिर या शाश्वत वस्तु नहीं है। रेमो आरो के अनुसार राष्ट्रीय हित का स्वरूप निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह लोगों के समूह से संबद्ध है, व्यक्तियों से नहीं। यह विदेश नीति यानी राष्ट्रीय हित जो है विदेश नीति का मार्गदर्शक है। ठीक है, राष्ट्रीय हित क्या है? राष्ट्रीय हित जो है विदेश नीति का मार्गदर्शक है जिसका प्राथमिक कार्य अंतर्राष्ट्रीय
वास्तविकता की आलोचना करते रहना और नीति निर्माताओं की दीर्घकालिक उद्देश्यों और तात्कालिक लक्ष्यों में से प्राथमिकताओं का क्रम सुझाते रहना है। डॉक्टर महेंद्र कुमार के अनुसार राष्ट्रीय हित ना तो अधिकतम इच्छित द डिजायरेबल बेस्ट होता है और ना अधिकतम संभव मात्र द पॉसिबल बेस्ट। यह एक और तो अधिकतम अभिष्ट और अधिकतम संभव दोनों है और दूसरी ओर इन दोनों से अधिक कुछ और भी है। राष्ट्रीय हित की अवधारणा का विकास, एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय हित की अवधारणा का जो विकास किस प्रकार हुआ चलिए जानते हैं। विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति अथवा उनकी रक्षा करना है। लॉर्ड पाल्मस्टन ने वर्षों पूर्व कहा था कि हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और न ही हमारे कोई सदा बने रहने वाले शत्रु, केवल हमारे हित ही शाश्वत है और उन हितों का अनुसरण संवर्धन यानी उन हितों का अनुसरण संवर्धन हमारा कर्तव्य है। प्राचीन एवं मध्य युगों में राज्यों के हित अधिपतियों के हित से भिन्न नहीं माने जाते थे। राजा अपने व्यक्तिगत गौरव के लिए युद्ध करता था। अश्वमेध या राजसूय यज्ञ करके चक्रवर्ती बनता था। राजा के गौरव में प्रजा भी गौरवान्वित होती थी। राजा पेशेवर सैनिक लेकर दिग्विजय करने निकलता था। वापस लौटने पर लूट का कुछ माल प्रजाजनों में भी वितरित यानी बांट दिया करता था। अतः वह राजनीति सहज थी। विदेश नीति मात्र युद्ध करने अथवा नहीं करने की नीति तक सीमित रहती थी। राष्ट्र राज्य के उदय के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इतनी सहज नहीं रह गई। ठीक है, इतना आसान नहीं रह गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। औद्योगिक क्रांति, व्यापारिक उन्मेष, वैज्ञानिक दृष्टि, यातायात तथा संचार के साधनों का प्रचार, इन सब के फलस्वरूप राजनीति केवल राजाओं, राजकुमारों, सामंतों, सेनापतियों का ही खेल नहीं रह गई। आधुनिक राष्ट्र राज्यों का सर्वप्रथम उदय यूरोप में हुआ। ठीक है, आधुनिक राष्ट्र राज्यों का सर्वप्रथम यूरोप में उदय हुआ। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। तदनुसार राज्यों की विदेश नीति भी नए आयाम लेकर रूपायित हुई। अधिपतियों के व्यक्तिगत हितों के स्थान पर राज्यों के हित का महत्व बढ़ा। स्पेनी उत्तराधिकारी अथवा ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध मात्र किन्हीं राजवंशों, राजकुमारों अथवा राजाओं के हित अहित के लिए नहीं लड़े गए थे। उनके मूल में प्रकट अप्रकट कई राष्ट्रों के हित अहित सन्निहित थे। राष्ट्रीय हित के दो पक्ष हैं। पहला है स्थिर स्थायी आवश्यक, दूसरा है अस्थिर अस्थायी अनित्य। विदेश नीति और राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित की अवधारणा विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत होता है। राष्ट्रीय हित की अवधारणा विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत है। विदेश नीति निर्माण का प्रारंभिक बिंदु राष्ट्रीय हित है। यानी विदेश नीति का जब निर्माण होता है तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय हित को ही उसको ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है विदेश नीति। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि विदेश नीति निर्माण का प्रारंभिक बिंदु जो है राष्ट्रीय हित है। जब तक दुनिया राजनीतिक दृष्टि से राज्यों में विभाजित रहेगी तब तक विश्व राजनीति में राष्ट्रीय हित मार्मिक विषय रहेगा। वास्तविक रूप से तो राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी है। चाहे किसी राष्ट्र के कितने ही ऊंचे आदर्श हो और कितनी ही उदार अभिलाषाएं हो, वह अपनी विदेश नीति को राष्ट्रीय हित के अतिरिक्त किसी अन्य धारणा पर आधारित नहीं कर सकता। यद्यपि विल्सन जैसे आदर्शवादियों की मान्यता है कि विदेश नीति का राष्ट्रीय हित की धारणा के आधार पर निर्मित होना एक खतरनाक प्रवृत्ति है। विदेश नीति के क्षेत्र में नैतिकता और उपयोगिता ही हमारा मार्गदर्शन होना चाहिए। हमारे अपने कोई न्यस्त स्वार्थ नहीं होने चाहिए। इसके विपरीत मॉर्गेनथाउ तथा आर्नोल्ड वुल्फर्स जैसे यथार्थवादियों की मान्यता है कि राष्ट्रीय हित ही विदेश नीति की आत्मा है। यह विदेश नीति का सार यानी सब्सटेंस है। यही उसकी
प्रेरणा और आधारशिला है। राष्ट्रीय हित विदेश नीति की कुंडली है तथा सर्वश्रेष्ठ तत्वों का निचोड़ है। मॉर्गेनथाउ के शब्दों में विदेश नीति के ध्येयों की परिभाषा राष्ट्रीय हित के अर्थ में अवश्य करनी होगी तथा इसका यथेष्ट शक्ति द्वारा अवश्य पोषण करना होगा। विदेश नीति का संचालन राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से किया जाता है। सिद्धांतवाद की दुहाई दी जाती है, लेकिन व्यवहार में प्रैक्टिकली वही किया जाता है जो आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रीय हितों के अनुकूल हो। निष्पक्ष रूप में देखा जाए तो राष्ट्रीय हितों के अनुकूल वैदेशिक नीति का संचालन प्राचीन काल से ही है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण आज के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज में आंतरिक विरोधाभासों के फलस्वरूप अपना प्रभाव खोता जा रहा है और वह राज्य की नीतियों के उद्देश्यों और लक्ष्यों की निरंतरताओं का वर्णन करने में भी असफल रहा है। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि विभिन्न सत्ताधारी दलों और अपने अपने निजी अथवा सार्वजनिक दर्शनों के बावजूद ब्रिटिश, अमेरिकन, फ्रेंच और रूसी विदेश नीति में अनेक ऐसी एकताएं विद्यमान हैं जो व्यक्तिगत विश्वासों अथवा सिद्धांत का अतिक्रमण करती है। युद्ध उत्तर काल के प्रारंभ में इंग्लैंड की श्रमिक सरकार ने देश के सारभूत रूप में उन्हीं हितों के संरक्षण की नीति अपनाई जिनकी सुरक्षा को टोरियो और ह्यूगो ने शताब्दियों से आवश्यक माना था। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में डलेस आइजनहावर की विदेश नीति ने देश के उन्हीं केंद्रीय लक्ष्यों पर ध्यान दिया जिन पर रूजवेल्ट और ट्रूमैन प्रशासन ने ध्यान दिया। अमेरिकी व्यावसायिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए निक्सन किसिंगर ने चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे प्रविधियां, उपाय और साधन बदल जाए, लेकिन देश के हित और उद्देश्य सापेक्षिक रूप में निरंतर बने रहते हैं और इसलिए विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के अनुकूल ही संचालित की जाती है। उसमें लचीलापन रहता है, सिद्धांतों का अड़ियलपन नहीं। जो राजमर्मज्ञ विदेश नीति का निर्माण करते हैं उन्हें राष्ट्रीय हित का सर्वोपरि ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, यानी विदेश नीति का निर्माण करने वाले जो भी लोग होते हैं उनको राष्ट्रीय हित को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है और इसलिए अपने विश्वासों, सिद्धांतों आदि पर उन्हें अंकुश लगाना पड़ता है। यदि राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी है तो उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका, उसके हितों आदि का पूरा ध्यान रखा जाना होगा। ठीक है, और अपने सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक एवं सैद्धांतिक विचारों को गौण मानना पड़ेगा। समय और परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रीय हित की जो मांग है उसी के अनुरूप विदेश नीति का संचालन किया जाता है और गौण हितों के बाद में कुछ ऐसे हित होते हैं जिनकी रक्षा हर कीमत पर करनी होती है। ठीक है, कुछ ऐसे इंटरेस्ट है जिनकी रक्षा हर कीमत पर करनी पड़ती है। दूसरे ऐसे जिनकी रक्षा यद्यपि वांछनीय है तथापि उनकी लगभग कभी भी रक्षा नहीं की जाती। यह विदेश नीति का मूल्यांकन करते हुए अपना मार्ग निश्चित करे। यह विदेश नीति का कार्य है कि वह हितों के इस पद सोपान का उपयुक्त निर्धारण करे और दूसरे राष्ट्रों की विदेश नीति का मूल्यांकन करते हुए अपना मार्ग निश्चित करे। सैनिक, विज्ञान और तकनीकी में प्रगति, आर्थिक समृद्धि अथवा देश के विघटन आदि विभिन्न तत्वों के फलस्वरूप राष्ट्रीय हितों में सामयिक परिवर्तन आते रहते हैं और तदनुरूप विदेश नीति में भी बदलाव आता रहता है। यह सच है कि प्रत्येक राज्य के राष्ट्रीय हित उसकी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के आधार पर बदलते रहते हैं, पर कम से कम 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें प्रत्येक राज्य को अपनी विदेश नीति में आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए। वे हैं आत्मरक्षा, सुरक्षा तथा लोक कल्याण, वेलफेयर ऑफ द नेशन। आत्मरक्षा का अर्थ है प्रत्येक राष्ट्र को अपनी प्रभुसत्ता तथा राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखना चाहिए। सुरक्षा से अभिप्राय है राज्य की बाह्य आक्रमण से रक्षा करना तथा लोक कल्याण से तात्पर्य है राज्य को अपने नागरिकों के सुख एवं समृद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। संक्षेप में राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही राष्ट्र अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं तथा विदेश नीति इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का केवल साधन होती है। राष्ट्रीय हित अंतर्मार्ग, द कोर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय हित कई कारकों से
कारकों के प्रभाव से बदलता रहता है। कभी कभी नेतृत्व वर्ग या जनता के मूल्यों में परिवर्तन होने से मार्मिक राष्ट्रीय हित की अवधारणा बदल जाती है। उदाहरण के लिए चीन के जन्मदाता डॉक्टर सुनयात सेन की यह मान्यता थी कि चीन का हित सोवियत संघ के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने में है, परंतु उनके उत्तराधिकारी चांग काई शेक की मान्यता इसके बिल्कुल विपरीत थी। ट्रूमैन और आइजनहावर साम्यवादी चीन के अवरोध की नीति अपनाने में ही अमेरिका की सुरक्षा समझते थे, जबकि निक्सन और किसिंगर चीन के साथ देतांत के मधुर संबंधों की स्थापना में अमेरिकी हितों की अभिवृद्धि समझने लगे। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन रूस में आर्थिक सुधारों की सफलता में ही अमेरिकी लोकतंत्र की स्थिरता मानते हैं और इसलिए उन्होंने रूस को $1.60 बिलियन का ऋण देना स्वीकार किया। विस्तार में राष्ट्रीय हितों में भिन्नता पाई जाती है, किंतु सैद्धांतिक दृष्टि से सभी देशों के लिए राष्ट्रीय हित के मूलभूत तत्व कोर एक जैसे हैं। सभी देश सुरक्षा चाहते हैं, राजनीतिक स्वाधीनता और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना चाहते हैं। सुरक्षा की चिंता पुराने राष्ट्रों को भी उतनी ही है जितनी नए राष्ट्रों को है। सुरक्षा के बाद सभी देश अपने आर्थिक हितों की संवर्धन करना चाहते हैं, आर्थिक हितों को बढ़ाना चाहते हैं, अपने लिए व्यापारिक सुविधाएं चाहते हैं। सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि राष्ट्रीय हित के हृदय है। इनके अतिरिक्त इनके अलावा राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सफलता भी राष्ट्रीय हित हो सकते हैं। इसी प्रकार विश्व क्रांति, वर्ल्ड रिवॉल्यूशन, साम्यवाद की अवरोध, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, स्वाधीनता की सीमाओं की रक्षा, डिफेंस ऑफ फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम आदि भी किसी राष्ट्र के हित हो सकते हैं। राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधन, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के राष्ट्रीय हितों में विरोध और संघर्ष पाया जाता है। भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय हित कई बार एक दूसरे के प्रतिकूल यानी उलट देखे गए हैं। इन देशों की विदेश नीति का उद्देश्य अपने विदेशी संबंधों का इस ढंग से संचालन करना है जिससे राष्ट्रीय हित की सिद्धि यथासंभव अधिक से अधिक अनुकूल रूप में होने की गारंटी रहे। राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के लिए राज्य अनेक प्रकार के साधन अपनाते हैं। कौटिल्य ने लिखा है, दुर्बल राजाओं को समझा बुझाकर तथा यदि आवश्यकता हो तो कुछ देकर अपने अनुकूल बना लेना चाहिए, किंतु जो राजा सबल हो उसको भेद और दंड द्वारा वश में करना चाहिए। यहाँ राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के कुछ साधन दिए हुए हैं, जैसे कि कूटनीति के द्वारा राष्ट्रीय हित की वृद्धि होती है, प्रचार के द्वारा, राजनीतिक युद्ध, आर्थिक साधन, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, युद्ध। ये जो 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं ये सब जो है राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधन है। ठीक है। पामर और पार्किंस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन जो है इस प्रकार है। कूटनीतिक साधन, डिप्लोमेसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी, प्रचार और राजनीतिक युद्ध, प्रोपेगेंडा एंड पॉलिटिकल वॉरफेयर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी, आर्थिक साधन, इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेशनल पॉलिसी, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, इंपीरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म, युद्ध, वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी। राष्ट्रीय हित की अवधारणा, आलोचनात्मक मूल्यांकन, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, क्रिटिकल अप्रेजल। आदर्शवादियों की मान्यता है कि राष्ट्रीय हितों का संप्रत्यय एक खतरनाक धारणा है। यदि एक राष्ट्र अपने न्यस्त स्वार्थों या हितों को ही प्राथमिकता देता है तो अन्य राष्ट्रों के हितों की उपेक्षा होती है। आज दुनिया के राज्य एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हैं और यदि अपने हितों को सर्वोच्चता प्रदान करते हैं तो विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि संप्रत्यय कोरी कल्पना बनकर ही रह जाएंगे। प्रोफेसर रेनॉल्ड्स राष्ट्रीय हित दृष्टिकोण के कट्टर आलोचक हैं। वे कहते हैं कि किसी देश की विदेश नीति का उस दशा में एकमात्र राष्ट्रीय हित पर आधारित होना संभव है जब विभिन्न देशों के हित एक जैसे हो, किंतु ये एक जैसे नहीं है। यदि प्रत्येक देश अपने अपने हितों को ही सर्वोपरि समझते हुए यानी सबसे ऊपर समझते हुए विदेश नीति का संचालन करे तो उसमें सदैव संघर्ष बना रहना चाहिए, किंतु वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है।
अतः यह यानी विदेश नीति केवल राष्ट्रीय हित पर आधारित नहीं है। यह एक भ्रांति है जिसे राजनीतिज्ञ अपने वैयक्तिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए उत्पन्न करते हैं। ये नेता जब आंतरिक असंतोष, कुशासन तथा आर्थिक कठिनाइयों के कारण जनता को क्षुब्ध तथा रुष्ट देखती है तो उन्हें यह शंका होती है कि जनता इस दुरावस्था के लिए उन्हें उत्तरदायी समझेगी और उनकी विरोधी बन जाएगी, उन्हें वोट नहीं देगी। वे आपसी स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए और जनता को बहकाने के लिए उसका ध्यान विरोधी देशों की ओर मोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया में जब आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से जनता परेशान हुई तो राष्ट्रपति सुकर्णो ने उसका ध्यान बांटने के लिए मलेशिया से टकराव की नीति को अपनाया। राष्ट्रीय हित एवं सम्मान की रक्षा के लिए इस नीति का समर्थन किया। प्रोफेसर रेनॉल्ड्स ने राष्ट्रीय हित के विचार की इसलिए भी आलोचना की है कि इसमें प्रायः व्यक्ति के हितों की उपेक्षा की जाती है और राष्ट्रीय हित की मर्यादाओं और सीमाओं को भुला दिया जाता है। मॉर्गेनथाउ ने राष्ट्रीय हित की मर्यादाओं की विवेचना करते हुए कहा है कि कई बार अधोराष्ट्रीय, सब नेशनल, इंटरराष्ट्रीय, अदर नेशनल, अधिराष्ट्रीय, सुपरनेशनल हित राष्ट्रीय हितों पर हावी हो जाते हैं और इन पर अनेक प्रतिबंध लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हितों से अभिप्राय किसी देश के अल्पसंख्यक, आर्थिक और ऐसे जातीय समूह, एथनिकल ग्रुप्स है जो अपने विशिष्ट वर्ग के हितों को राष्ट्रीय हितों का रूप प्रदान करते हैं। किसी देश में यदि पूंजीपति वर्ग प्रभावशाली है तो वह अपने धन के बल पर अपने वर्ग को विशेष लाभ पहुंचाने वाली नीतियों को राष्ट्रीय नीति का रूप प्रदान कर सकता है। इतर राष्ट्रीय हितों का अभिप्राय यह है कि कई बार किसी देश का अल्पसंख्यक वर्ग किसी अन्य देश की सरकार से अपने को अभिन्न समझने लगता है और उसके हितों को अपना राष्ट्रीय हित मानने लगता है। वर्साई की संधि के बाद यूरोप में जो नए राज्य बनाए गए थे उनमें से कई राज्यों में जर्मन अल्पसंख्यक वर्ग थे। चेकोस्लोवाकिया में यूरोप में जो नए राज्य बनाए गए थे उनमें से कई राज्यों में जर्मन अल्पसंख्यक वर्ग थे। चेकोस्लोवाकिया में इन जर्मन लोगों के स्टूडेंट कहा जाता था। हिटलर का उत्कर्ष होने पर ये जर्मन विचारधारा के समर्थन बने और अपने देश की नीति तथा राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल जर्मनी के साथ मिलने पर बल देने लगे। किसी देश के अधिराष्ट्रीय हितों का अभिप्राय धार्मिक संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हित से होता है। मध्य युग के यूरोप में चर्च का संगठन बड़ा प्रभावशाली था। संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अनेक अभिकरण राष्ट्रों से ऊंचे हैं। वे उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि भी राष्ट्रीय हितों को अनेक अंशों में मर्यादित करती है।